दोस्तों, इस दुनिया की असली खूबसूरती किस में है? पहाड़ों में, नदियों में, वादियों में या समंदर में? जी नहीं, इस दुनिया की असली खूबसूरती हमारे रिश्तों में है। और रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते भगवान भी बनाकर भेजता है। ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि टिश्यू पेपर साथ लेकर बैठिए, क्योंकि इस मूवी में कई ऐसे पल हैं जो आपकी आंखों को नम कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है सैम से, जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। उसके अंडर कुछ लड़कियां काम करती हैं, जिनमें से एक जियोंग नाम की लड़की आज काम पर नहीं पहुंचती है। इवेंट प्लानिंग के लिए पूरी टीम को कहीं जाना था, इसलिए सैम जियोंग को कॉल करके उसके न आने का रीजन पूछता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उसका फोन उठाता है और बताता है कि सड़क हादसे में जियोंग की मौत हो गई है। सैम ये सुनकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उससे कहती हैं कि क्या आप इनके घर वालों के टच में हैं? उनको खबर करनी होगी। सैम ऑफिस से जियोंग के घर का पता निकलवाता है और वहां पहुंचता है। वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। अंदर जाकर वो आवाज देता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि घर का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। वो और अंदर जाकर चेक करता है कि तभी एक छोटी सी नन्ही सी लड़की दीवारों को छूते हुए उस तरफ आती है। वो लड़की चुपचाप टेबल पर रखी 3 दिन पुरानी ब्रेड को उठाकर खाने लगती है और एक जगह कोने में जाकर बैठ जाती है। उसके हाव भाव से सैम को पता चल चुका था कि वो लड़की उसे देख नहीं सकती। तभी वो कहता है कि ये ब्रेड क्यों खा रही हो, ये तो खराब हो चुकी है। पर वो लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अब थोड़ी देर बैठकर वो कुछ सोचता है और फिर जियोंग के पति के बारे में पता करके उसे सारी बात बताता है। लेकिन जियोंग का पति उस लड़की को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ना तो अब मेरा जियोंग से कोई लेना देना है और ना ही उसकी लड़की से। और इतना कहते ही वो फोन रख देता है। सैम अब चुपचाप सिगरेट जलाकर सोचने लगता है कि तभी वो लड़की सिगरेट की गंध से मुस्कुराती हुई सैम की तरफ बढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि जियोंग भी अक्सर सिगरेट पिया करती थी और उस लड़की को लगा कि माँ आ गई। वो सैम को जाकर गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल वो पहचान जाती है कि ये उसकी माँ नहीं कोई और है। इसलिए रोते हुए वो पीछे हटकर वापस उसी कोने में चली जाती है। उसके रोने की आवाज सुनकर मकान मालकिन वहां आ जाती है। उसे लगता है कि सैम कोई और नहीं बल्कि जियोंग का हस्बैंड है। वो कहती है कि तुम लोगों को अपनी लड़की की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैंने आज तक तुमको नहीं देखा, लेकिन जियोंग तो समझदार है। क्यों ना तुम दोनों अपनी लड़की के भविष्य के बारे में सोचो। सैम उनको सब कुछ सच सच बताने वाला होता ही है कि इतने में मालकिन कहती है, अगले महीने तुम्हारा रेंटल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तुम्हें अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट 70,000 वापस मिल जाएगा। अब तुम दूसरा घर ढूंढ लो, मेरे घर को छोड़ दो और मुझे माफ करो। तभी सैम के दिमाग में लालच आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी कंपनी से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी खींच रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि अगले महीने तक वो उसी बच्ची के साथ रहेगा और बाद में उन पैसों से इसको अनाथ आश्रम में डालकर बचे हुए पैसों से अच्छी जिंदगी जिएगा। इसलिए वो मकान मालकिन से कहता है कि जियोंग एक एक्सीडेंट में मर चुकी है और अब से मैं ही अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा। ये सुनकर वो मकान मालकिन चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी बातों से सैम को उस बच्ची का नाम पता चल जाता है, यून। खैर, सैम अब वापस अपने घर आ जाता है तो उसे पता चलता है कि 5 महीने से रेंट न देने की वजह से उसको फ्लैट से निकाल दिया है। लेकिन वो फिक्र नहीं करता और जैसा कि उसने प्लान बनाया था, वो अपने सामान को लेकर जियोंग के घर यून के पास चला जाता है। उसके घर आने के बाद यून अचानक उस जगह जाकर कुछ टटोलने लगती है जहाँ जूते चप्पल रखे थे। उसको समझ आ जाता है कि घर पर माँ नहीं आई है बल्कि कोई और है, इसलिए वो चुपचाप वापस आकर उसी कोने में बैठ जाती है। तभी सैम अपने खाने के लिए नूडल्स बनाता है। उसकी खुशबू से यून भी थोड़ा उस तरफ आकर अपनी प्याली टटोलने लगती है। लेकिन उसे पता है कि माँ तो घर पर नहीं है, तो क्या उसे वो नूडल्स खाने चाहिए? यही सोचकर वो नूडल्स छोड़कर वापस ब्रेड को निकालकर खाने लगती है। सैम उसको वो खाने से मना करता है, लेकिन यून नहीं मानती। सैम सोचता है कि ये तो वाकई बहुत ही बदमाश लड़की है, एक भी बात नहीं मानती। इसलिए वो खुद अब बची हुई ब्रेड्स को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। अब दोपहर को यून को वापस से भूख लगती है तो वो फिर से जूतों को छूने वहाँ आ जाती है। लेकिन इस बार उसे वो जूते नहीं मिलते, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जो कोई भी वहाँ आया था वो जा चुका है, पर असल में सैम ने ही उन जूतों को छिपा दिया था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यून अकेले में क्या करती है। अब यून फिर से उस टेबल पर जाकर ब्रेड्स को ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो उसे वहाँ नहीं मिलती तो वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है।
सैम फौरन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो मकान मालकिन कहीं वापस ना आ जाए, पर यून नहीं मानती तो वो बाजार जाकर जल्दी से ब्रेड्स ले आता है और टेबल पर रख देता है। इस बार जब यून ब्रेड्स को छूती है तो उसे खाने का मन नहीं होता। वो सैम के नूडल्स की खुशबू को याद करते हुए उसी तरफ चली आती है। नूडल्स को छूकर वो उसे खाना शुरू करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने कई दिनों बाद आज नूडल्स खाए हैं। खाने के बाद वो हैंड वॉश करने बाथरूम चली जाती है, लेकिन खुशी के मारे साबुन से पूरे बाथरूम में खेलने लगती है। आज वो बहुत खुश है क्योंकि माँ भी उसे रोक नहीं रही, पर बेचारी को एहसास नहीं कि माँ अब उसको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। दूसरे दिन जब सैम सोकर उठा तो उसी मकान मालकिन का फोन आया कि मैं कुछ सफाई वालों को लेकर आ रही हूँ क्योंकि नए किराएदार उसके फ्लैट को देखने आ रहे हैं। ये सुनकर अब सैम यून को उठाकर नहलाने के लिए ले जाता है क्योंकि जियूंग को मरे आज 6 दिन हो गए हैं और तब से वो नहाई नहीं। दरअसल जियूंग ने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया था, टॉयलेट का इस्तेमाल, कपड़े पहनना, हाथ धोना, लेकिन उसे नहाना नहीं सिखाया था। इसलिए यून खुद से नहाना नहीं जानती थी, लेकिन सैम के हाथों से वो समझ जाती है कि ये कोई और है और वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। सैम घबरा जाता है क्योंकि मकान मालकिन बस आने ही वाली थी, इसलिए वो यून को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है ताकि उसे मकान मालकिन का सामना ना करना पड़े। लेकिन बाहर भागते भागते उसे याद आता है कि वो तो अपना लैपटॉप और फोन अंदर ही भूल चुका है। वो उसको लेने वापस जाता है तो तब तक मकान मालकिन घर में आ चुकी होती है। वो यून की हालत देखकर सैम से उसे नहलाने को बोलती है, पर सैम उसको नहलाता कैसे? यून तो उसकी कोई बात नहीं मानती। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जियूंग का एक पुराना सूट लेकर यून को सुंघाता है, जिससे यून को अपनी माँ याद आ जाती है और वो सैम के साथ बाथरूम तक चली जाती है। लेकिन अंदर जाकर जैसे ही सैम उसको नहलाने की कोशिश करता है तो वो फिर से रोने लगती है। सैम उसको चुप होने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती। तभी मकान मालकिन बाथरूम में आकर सैम को खूब सुनाती है, बच्चे पैदा करना आसान है, उनको संभालना मुश्किल। तुमने आज तक अपनी बेटी को कभी नहलाया नहीं क्या? बस अपनी बीबी के भरोसे ही रहे। देखो बेचारी कितना रो रही है, हटो मैं उसे नहलाती हूँ। ये कहकर वो पास रखी डक को यून के हाथों में दे देती है, जिससे यून को पता चल जाता है कि नहाने का टाइम हो चुका है और वो नहाने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर सैम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी तक वो यून को सिर्फ अंधा समझ रहा था, जबकि यून देखने के साथ साथ सुन भी नहीं सकती थी। सैम को ये देखकर काफी दुख होता है क्योंकि इतने दिनों से वो उसको क्या क्या नहीं बोल रहा था। वो समझ जाता है कि आखिर यून क्यों नहीं बोलती, क्योंकि जब वो कुछ सुन नहीं सकती तो बोलेगी कैसे। अब उस रात तेज बारिश होती है। आधी रात को यून को ठंड लगती है तो वो नींद में सैम के पास आकर सो जाती है। सैम उसको अच्छे से कवर करता है तो उसे पता चलता है कि यून को तो तेज बुखार है। वो फौरन उसको अपनी पीठ पर लेकर डॉक्टर के पास निकल पड़ता है और पैदल चलकर ही दवा दिलवाने जाता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि उसके पास अब पैसे खत्म हो रहे हैं, जल्द ही उसे कुछ करना होगा क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम मिलने में अभी कुछ वक्त है। वो सोचता है क्यों ना यून को एक सरकारी दिव्यांग स्कूल में दाखिला दिलवा दे ताकि सरकार ऐसे बच्चों के लिए जो पैसे भेजती है वो उसे मिल सके। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में या तो ना सुनने वाले बच्चों की क्लास है या फिर ना देखने वालों की, पर ऐसी कोई क्लास नहीं जहां दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता हो। इसलिए अब वो मायूस होकर वापस आ गया। अब घर आकर उसे याद आया कि उसने एक बार टीवी पर देखा था कि ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। वो प्लास्टिक अल्फाबेट्स का एक सेट घर ले आया और यून को एक एक करके उसे टच करवाते हुए हाथ पर उसे ड्रॉ करने लगा। यून की अपनी एक अलग इमेजरी दुनिया है। वो ना सुन सकती है, ना देख सकती और ना बोल सकती है, पर उसको चीजों को छूकर समझने की और याद करने की असीम शक्ति है। इसी के आधार पर सैम उसको एक एक करके सभी अल्फाबेट्स को छूना और फिर ड्रॉ करना सिखाता है। आज वो सबसे पहले जिस लेटर को उसे सिखाता है वो है पापा। अगले दिन सैम जब घर पर होता है तो अचानक लोन वाले वहाँ आ जाते हैं। सैम को पता चलता है कि जियूंग के ऊपर एक लोन था जो उसने नहीं चुकाया, इसलिए अब बैंक उसकी निजी संपत्ति को जब्त कर लेगी और फिर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी ले लेगी जिसकी आस सैम ने लगा रखी थी। ये सुनकर सैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चुपचाप सब देखता है और अंदर से एकदम शून्य हो जाता है। धीरे धीरे उसके साथ काम करने वाली टीम भी उससे किनारा करने लगती है क्योंकि वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। रात को थक हार कर वो निराशा से घर आता है जहाँ यून उसका इंतजार कर रही थी, पर वो उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर लेट जाता है, जबकि यून ऐसे ही बैठकर इंतजार करती रहती है। अगले दिन सैम जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि उसके पार्टनर ने पूरी कंपनी अपने हाथ में ले ली है और अब उसको उसके अंडर काम करने के लिए बोल रहा है। सैम गुस्से में बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो अपनी टीम को काम करके साबित नहीं कर पाया है।
वो वहाँ से चला जाता है और पूरा दिन ऐसे ही घूमकर निकाल देता है। शायद उसके पास कई सवाल हैं जिनका जवाब उसके पास नहीं है। तभी वो अपने पार्टनर को देखता है जो उसकी टीम की लड़कियों को शराब पीकर छेड़ रहा था। सैम वहाँ जाकर उसको रोकता है और ना मानने पर 2-3 मुक्कों के साथ सड़क पर पटक देता है। इसके बाद वो घर वापस आता है जहाँ वो देखता है कि यून सो चुकी है और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसका क्रेडिट कार्ड लोन ना चुकाने की वजह से बंद कर दिया गया है। वो देखता है कि उसके पर्स में सिर्फ कुछ ही पैसे बचे हैं। दूसरी तरफ वो यून को देखकर बहुत उदास हो जाता है। तभी उसे जियोंग के फोन का ख्याल आता है और वो उसे चेक करता है। उसमें उसे यून के बचपन की फोटोज और वीडियोस मिलते हैं जिनको देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी उसे एक स्क्रीनशॉट मिलता है जो जियोंग ने संभाल कर रखा था। उसे पता चलता है कि जियोंग ने अपने गांव की एक औरत को कुछ पैसे उधार दिए थे। फिर क्या था, सैम सोचता है कि अब उन पैसों को वापस लेने जाएगा। अगली सुबह वो यून को लेकर ऑफिस की गाड़ी से उस गांव की तरफ निकल पड़ता है। यून भी बहुत खुश है क्योंकि पहली बार वो गाड़ी में जो बैठी है और बाहर घूमने आई है। अब सैम गांव पहुंचकर वहां उस लेडी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच यून कार से निकलकर बाहर चली जाती है। सैम ये देखकर परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने पर वो एक फैमिली से मिलता है। यून उस फैमिली के पपी से खेल रही होती है। बातों ही बातों में उस फैमिली को पता चलता है कि सैम किसी औरत को ढूंढ रहा है। वो आदमी उससे कहता है कि आसपास देखने में 1-2 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम कहीं रुकने का इंतजाम कर लो। सैम कहता है कि मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। वो आदमी कहता है ठीक है, एक दिन मेरे फार्म में काम कर लो, बदले में मेरे यहाँ रह लेना और साथ में खाना भी खा लेना। सैम इसके लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन जब वो काम करने लगता है तो उसे पता चलता है कि फार्मिंग बच्चों का खेल नहीं है। अब थका हारा जब वो वापस आया तो यून उसे अपना झूठा आलू खिलाने की कोशिश करती है। सैम उसे रोकता है, लेकिन जब यून वापस ऐसा करती है तो उसे पीछे कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बेचारी यून निराश हो जाती है। अब अगले दिन आगे का सफर शुरू होता है और थोड़ी देर में यून को प्यास लग जाती है। कार रोककर सैम चुपके से एक खेत से तरबूज चुरा लेता है और फिर से यून के साथ बैठकर खाने लगता है। खाते खाते वो यून को बीज निकालना सिखाता है और हथेली पर लिखकर तरबूज की स्पेलिंग भी सिखाने लगता है। इतने में वहाँ उस खेत के मालिक की बेटी पार्क आ जाती है क्योंकि उसने सीसीटीवी में सैम को चोरी करते हुए देख लिया था। सैम उससे माफी मांगता है। पार्क को लगता है कि अपनी बेटी की वजह से शायद सैम ने ऐसा किया होगा। तभी सैम उससे कहता है कि मैं एक लेडी को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? पार्क कहती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो पहले लोगों के खेतों से चोरी करना छोड़ दीजिए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और बारिश की वजह से सैम भी यून को लेकर कार में जाकर लेट जाता है। यून अब उससे बाहर चलने की जिद करने लगती है क्योंकि वो बारिश में भीगना चाहती है। अब सैम उसको मना करता तो यून रूठ कर बैठ जाती। ये देखकर सैम से रहा नहीं जाता और वो उसको रनिंग सूट पहनाकर और खुद एक छाता लेकर बाहर आ जाता है। अब यून इधर उधर बूंदों को छूने के लिए भागती है और साथ में सैम भी उसके पीछे पीछे भागता है। गीली मिट्टी को छूकर यून एहसास करती है, पता नहीं वो उसको क्या समझ रही है, लेकिन ये साफ है कि वो सब उसके लिए सिर्फ बारिश नहीं बल्कि बहुत कुछ है। दूसरी तरफ वो अब सैम पर भरोसा करना सीख चुकी है। उसकी उंगली पकड़कर अब वो जहाँ चाहे वहीं चल देती है। यून की इच्छा पूरी करके सैम उसको कार में ले आता है। तभी वहाँ पार्क उनको देख लेती है। वो कहती है कि बारिश नहीं रुकी तो कब तक यहाँ बैठे रहोगे, चलो मेरे साथ मेरे घर पर। इसके बाद सैम और यून पार्क के घर जाते हैं और रात को वहीं खाना खाते हैं। पार्क अपने छोटे 2 कजिन और बूढ़े पिता के साथ वहाँ रहती है। अब खाना खाते खाते यून ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने एक बार पहले भी किया था। वो अपना मुंह का झूठा खाना निकालकर उसे सैम को खिलाने की कोशिश करती है। ये देखकर सैम शर्मिंदगी महसूस करता है और सभी के सामने कहता है कि ये क्या कर रही हो बेटा, ये गंदी आदत कहाँ से सीखी तुमने? तभी पार्क के पिता सैम को रोकते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत प्यार करती है, मेरी माँ भी देख और सुन नहीं सकती थी, वो हमेशा अपना प्यार इसी तरह से जताती थी। ऐसे लोग अपना झूठा खाना शेयर करके लोगों को बताते हैं कि वो उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर सैम को धक्का लगा। उसे याद आया कि उस रात उसने यून को बेवजह डांट दिया, जबकि वो तो उससे अपना प्यार शो कर रही थी। अब रात को वो यून के सोने के बाद उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। वो आज यून के लिए बहुत दुखी है। आखिर वो इस बच्ची को कहाँ लेकर जाए? दूसरी तरफ उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब अगली सुबह उसने पार्क के पिता को कुछ काम करते हुए देखा। उस बारे में पूछने पर वो हंसते हुए वहाँ से चले गए। सैम को ये अजीब लगा। खैर वो अब पार्क से मिला और उससे बोला कि क्या मैं कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकता हूँ? बदले में मैं आपका काम भी करता रहूंगा और उस औरत को भी ढूंढता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं इधर उधर गया तो मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। पार्क उसकी बात समझ जाती है और इसके लिए मान जाती है।
अब इतने दिनों सैम वहीं रहता है और यून को भी बहुत कुछ सिखाता है। वो उसे सभी फल, पेड़ और पौधे छूकर बताता है और उनकी स्पेलिंग्स भी ड्रॉ करना सिखाता है। यून के लिए ये किसी स्कूल से कम नहीं था। सैम वही सब कर रहा है जो एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है, लेकिन वो अभी भी यून को अपना नहीं पाया है। उसके दिमाग में अभी भी ये बात है कि वो उस औरत से पैसे लेकर यून को अनाथालय छोड़ देगा और फिर खुद चला जाएगा। यून को लेकर उसके मन में फिक्र जरूर है, लेकिन उसे अंदाजा है कि वो उसको उम्र भर संभाल नहीं सकता। खैर, एक दिन बातों ही बातों में सैम को पता चलता है कि पार्क के पिता को असल में हर चीज भूलने की बीमारी है। यही वजह थी जो उस दिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना था। पार्क भी अपने पिता की देखभाल वैसे ही करती है जैसे सैम अपनी बेटी की। दोनों के जीवन का यह पहलू उनको एक दूसरे के करीब लाने लगता है। फिर एक दिन अचानक सैम का पार्टनर कुछ लोगों के साथ उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। वो उसको बहुत मारते हैं और फाइनली सैम की कार को ले जाते हैं, क्योंकि वो कार ऑफिस की प्रॉपर्टी थी। सैम को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वो ये सब क्यों झेल रहा है, सिर्फ एक बच्ची की वजह से। वो बच्ची जो उसकी है भी नहीं, आखिर वो उसका ख्याल क्यों रखे। इस तरह गुस्से में वो अब वही सब करने का फैसला लेता है जो सिर्फ उसके लिए सही है। इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहां पार्क के पिता उस दिन कुछ छुपा रहे थे। इसी बीच पार्क वहां आ जाती है। सैम के शरीर पर चोट के निशान देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन वो उससे कुछ पूछती तब तक सैम वहां से चला जाता है। अब रात को सैम यून से ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए दोनों सोते नहीं। सैम मन ही मन पता नहीं क्या सोच रहा होता है कि तभी यून अपनी नन्ही हथेली से सैम के गालों को छूने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो स्किन पहले जैसी नहीं है और ऊपर से सैम की आंखों से पानी भी निकल रहा है। तभी सैम उसको हथेली पर लिखकर समझाता है, आंसू, यानी जब चोट लगती है और हम दुखी होते हैं या हमें दर्द होता है तो हमें आंसू आते हैं। नन्ही यून को सैम की चोट का एहसास है। वो उसको सहलाती है, जिससे इमोशनल होकर सैम रोते रोते उसकी हथेली को चूमने लगता है। अगले दिन वो उस घर को छोड़कर चला जाता है और पार्क के लिए एक खत छोड़ जाता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पिता एक जगह पैसों को छुपा रहे थे और शायद उसके बाद भूल गए। मैं तुमको वो नक्शा बनाकर दे जा रहा हूँ ताकि तुम उन पैसों को निकाल सको। पार्क को ये सब पढ़कर काफी दुख होता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया को सैम और यून के साथ पूरा करना चाहती थी, लेकिन सैम पार्क की जिंदगी को और मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। पार्क पहले ही अपने पिता को लेकर काफी परेशान थी। खैर, अब वो कोई रास्ता ना होने पर यून के पिता को फोन करता है। वो आदमी उससे मिलने आता है, लेकिन यून को अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है और ऊपर से मेरे 2 बच्चे भी हैं। आखिर मैं इसको कैसे ले जाऊंगा और कैसे संभालूंगा? तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले लो, लेकिन यून को मैं नहीं ले जाऊंगा। ये सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो उन पैसों को उसके मुंह पर फेंक देता है। वो सोचता है कि आखिर एक पिता इतना नीचे कैसे गिर सकता है, लेकिन अगले ही पल वो सोचना छोड़कर यून का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। आज वो पूरा दिन यून के साथ बिताता है, लेकिन उसे फिक्र है कि आखिर वो यून का ख्याल कैसे रख पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत पैसों की है जो उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो यून को एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाएगा। जब उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो वो इस बच्ची को कब तक खाना खिला पाएगा, उसकी अच्छी परवरिश कैसे कर पाएगा। ये सोचकर उसके पास बस एक आखिरी रास्ता बचता है कि वो यून को किसी अनाथालय में छोड़ाए, ताकि कोई डिजर्विंग फैमिली उसको ठीक से पाल सके और उसका ख्याल रख सके। आखिरकार अनाथालय आकर वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और रास्ते से खरीदा हुआ एक ब्रेड का पैकेट यून के बैग में डाल देता है। उस पैकेट से एक ब्रेड निकालकर वो यून को दे देता है ताकि कुछ देर तक वो उसे भूल जाए और इसी बीच वो वहाँ से यून को छोड़कर चला जाए। अब थोड़ी देर बाद ब्रेड खाते खाते यून अपने पास सैम को नहीं पाती। वो सीट को छूती है, फिर दीवारों को, और समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहाँ है। आखिरकार वो एक शीशे के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। शीशे के दरवाजे के उस पार सैम भी खड़ा है। वो उसको छोड़कर नहीं जा पाया। उससे यून का रोना नहीं देखा गया। यून के रोने से तो पत्थर भी पिघल जाए। फिर सैम तो महज एक इंसान है। वो अपनी यून को बहुत प्यार करता है। यून की बंद आंखों और कानों के अंदर एक समंदर कैद है जो अपने किनारों को छूने की कोशिश कर रहा है। यून की हथेली उस दरवाजे को पीट रही है। तभी सैम ने दरवाजा खोला और यून के गालों को पकड़ लिया। अगले ही पल यून को एहसास हुआ कि ये हाथ सैम के हैं, वही हाथ जिन्होंने उसका ख्याल रखा और उसे नई जिंदगी दी है। तभी यून सैम का हाथ पकड़ती है और उसकी हथेली पर एक शब्द ड्रॉ करती है और वो था आंसू। वो कितनी समझदार है जो सैम को समझा रही है कि मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। यून अपने सर को बार बार छूकर पूछती है कि मैं कौन हूँ। रोता हुआ सैम उसे लिखकर समझाता है कि तुम मेरी बेटी हो, और फिर वो सैम से पूछती है कि आप कौन हो।
इस बात का जवाब सैम नहीं दे पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सैम ने कभी सोचा भी नहीं था। यून उसका हाथ पकड़ती है और उस पर लिखती है वही शब्द जो सैम ने उसे सबसे पहले सिखाया था, यानी पापा। ये देखते ही सैम उसे गले से लगा लेता है और वापस लिखकर उसे बताता है कि हाँ, मैं पापा हूँ। इसके बाद वो सोच लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो, वो ही यून को अपनी बेटी की तरह रखेगा और उसकी पूरी देखभाल करेगा। जिस मासूम यून को वो अपनी कमजोरी समझ रहा था, वो असल में उसकी ताकत थी। ये एहसास अब सैम को हो चुका था। इसके बाद दोनों बाप बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस अनाथालय से चले जाते हैं और इसी के साथ होता है इस जबरदस्त मूवी का दी एंड। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मैं ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में ही मैं इतना इमोशनल हो चुका हूँ कि आपको बता नहीं सकता। आपको अगर ठीक लगे तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में अगर अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल के लिए आज मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।